Good evening, students. Let's start class 10th History Chapter 4 Age of Industrialization. चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। इस बुक में हम देख सकते हैं पहला फिगर जो दिया हुआ है डॉन ऑफ द सेंचुरी। इस टॉपिक में यहाँ पे गॉडेस दिखाई गई हैं और गॉडेस के आस पार फ्लोटिंग करते हुए मशीन दिखाया गया है। इसका मतलब है कि नई सदी की शुरुआत। इस डॉन ऑफ द सेंचुरी का मतलब है नई सदी की शुरुआत, यानी कि मशीन सदी की शुरुआत, मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत। ओके स्टूडेंट्स, तो यह किसने लिखा? तो 1980 पॉल produced a book that had a picture on the cover page. Cover page means this picture is created by E.T. Paul. Okay, जिसको कहते हैं नई सदी की सुबह। ओके, आगे हमने देखा कि इस टॉपिक में दो मैजिशियन को दिखाया गया है। एक मैजिशियन जो अलादीन है, अलादीन बिल्ड पैलेस। अलादीन ने क्या बिल्ड किया? पैलेस, यानी कि महल बिल्ड किया। ओके, इसका मतलब है कि वह अलादीन पुरानी चीज़ों को बना रहा है जो आज के लिए रिलेवेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओके, और इस तरह से इसकी सोच कहाँ की है? ईस्ट की है, यानी कि एशिया की है। ओके, और पास्ट यानी कि सोच पुरानी है। जबकि दूसरा मैजिशियन जिसको हम मैकेनिक भी बोलते हैं, मैकेनिक का क्या काम होता है? मैकेनिक का मशीन बनाना और सारे क्या बनाना? ब्रिज, शिप, टावर्स, हाई राइज बिल्डिंग, ऊंची ऊंची इमारतों को बनाना। इसका क्या मतलब हुआ कि यह जो है मॉडर्न मशीन, मॉडर्न बिल्डिंग्स को शो कर रहा है, यानी कि नई सदी की सुबह को दिखा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति से पहले का समय कैसा था? तो उसे दूसरे शब्दों में कहते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि औद्योगिकरण के पूर्व का समय। तो देखते हैं तो स्टोरी क्या है इसमें। तो ये है टाउन। टाउन में कौन रह रहा है? ट्रेड गिल्ड, यानी कि जो व्यापारी समूह है वो शहरों में है, उनकी मोनोपोली है। मोनोपोली मीन्स एकाधिकार। एकाधिकार मीन्स एक दुकान का सामान या एक सामान केवल वही बेचेगा, दूसरा ट्रेडर दूसरा कुछ बेचेगा। ओके, और कोई दूसरा मार्केट में नहीं आ सकता। ऐसे में न्यू ट्रेडर, ओके, न्यू ट्रेडर आते हैं और इनको ये इसी टाउन में रह करके या अलग अलग टाउन में रह करके बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन इनके द्वारा इनको मना कर दिया गया, इनको टाउन में इंटर नहीं करने दिया गया। ऐसे में ये क्या करेंगे? न्यू ट्रेडर्स विलेज की ओर जाते हैं, विलेज की ओर जाते हैं और विलेज के फार्मर और आर्टिसन से कांटेक्ट करते हैं। इनसे ये कहते हैं कि आप मेरे प्रोडक्ट को बनाइए, ओके, और मैं इस प्रोडक्ट को खरीदूंगा और एडवांस पैसे भी दूंगा। इस तरह से न्यू ट्रेडर और फार्मर आर्टिसंस के बीच में एक अच्छा रिलेशन बन गया। यहाँ से गांव से सामान बनकर जाता था और ट्रेडर इसको शहर से फिर दूसरे मार्केट या फिर इंटरनेशनल मार्केट में ले जाता था। तो ये इनका एक कनेक्शन बन गया, जो हम देखते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का समय दिखाई देता है। इसमें अगर हम आर्टिसंस की बात करें तो इसमें कौन इन्वॉल्व होता था? यानी कि मान लेते हैं सूत काटने का काम, चाहे वूनी हो या वुलन हो या कॉटन हो, वो इनकी फैमिली मिलकर के एक कमरे में करती थी। यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, उद्योग नहीं होते थे, ये केवल फैमिली वर्कर होते थे। ओके, और वो काम करते थे, वो प्रोडक्ट बनाते थे। तो इसे स्मॉल या कॉटेज इंडस्ट्री भी कह सकते हैं, जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन को शो करता है। दूसरा पॉइंट फार्मर को देखते हैं। इनके पास जो पहले प्लॉट होता था, उस प्लॉट को
जमींदार या फिर दूसरे लोगों ने इसको सीज कर लिया। ओके, अब ऐसे में ये बेरोजगार हो गए, और फिर जब इनके कांटेक्ट में आए तो इनका काम करने लगे, इनके हिसाब से खेती और इनके हिसाब से पशुपालन करने लगे, जिससे कि रॉ मटेरियल तैयार होने लगा। और साथ ही साथ इनसे इनको फार्मर को रेगुलर काम भी मिलने लगा, जो भी थोड़े बहुत खेत थे, और बाकी वूल का काम ये करने लगे। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रोड्यूस गुड्स फॉर ट्रेडर। ओके, ये दोनों लोग ट्रेडर के लिए गुड्स प्रोड्यूस करने लगे। आगे ट्रेडर्स कलेक्टेड गुड्स एंड ब्रॉट इट इन लंदन। ट्रेडर जो है इंग्लैंड के गांव से सामान कलेक्ट करके लाते थे, तैयार सामान कलेक्ट करके लाते थे। ओके, कहाँ पे? लंदन में। और लंदन में फाइनल टच यानी कि फिनिशिंग होता था। इसके बाद से सामान जो है नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में जाता था। इंटरनेशनल मार्केट मीन्स कि जो ब्रिटिश की कॉलोनी होती थी वहाँ पे बिकने के लिए जाता था। और इसमें कैसे क्या क्या प्रयोग होता था? तो ओल्ड एंड स्मॉल टूल्स वर यूज्ड, यानी कि अभी भी पुराने और छोटे टूल्स मशीनों का यूज किया जाता था। ठीक है, इसे ही कहते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आते हैं स्टूडेंट्स अगले टॉपिक पे, द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री। इट मीन्स फैक्ट्री, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद फैक्ट्री की शुरुआत होती है। तो उसकी शुरुआत हम देखते हैं। तो फैक्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है? तो वो होता है इंग्लैंड से। कहाँ, कब? 1730, यानी कि हमसे लगभग मिड 18th सेंचुरी भी बोल सकते हैं। तो मैप में आप लोग देख सकते हैं, यह है यूरोप का मैप और यह है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत होती है मिड 18th सेंचुरी से। तो हमने इसके पहले टॉपिक में देखा था कि कैसे यह मैकेनिक के द्वारा वेस्ट एंड मॉडर्न एरिया को दर्शाया है, और यहाँ पे कैसे ईस्ट एंड पास्ट को दिखाने की कोशिश की गई, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत वेस्ट से होती है। इसको उस टॉपिक में बताने की कोशिश की। तो आगे बढ़ते हैं। तो इंग्लैंड में किस फैक्ट्री की शुरुआत होती है? तो होती है कॉटन इंडस्ट्रीज की। ओके, कॉटन इंडस्ट्रीज की। तो हम देखते हैं 1716 में कॉटन की मांग कितनी थी? 2.5 मिलियन पाउंड्स की मांग थी। किसकी? रॉ कॉटन की। लेकिन जस्ट 27 ईयर्स लेटर हम डेटा देख सकते हैं कि यह 2.5 से बढ़ करके 22 मिलियन पाउंड्स रॉ कॉटन की जरूरत पड़ गई, यानी कि लगभग 9 to 10 टाइम रॉ कॉटन की डिमांड इंक्रीज हो गई। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कॉटन इंडस्ट्रीज तेजी से ग्रो कर रही थी और रॉ मटेरियल को यूज कर रही थी, और थ्रेड और फिर कपड़े बना करके इंग्लैंड से बाहर और इंटरनेशनल मार्केट में, इवन जो है ब्रिटिश कॉलोनी में भेजना शुरू कर दी थी। ओके, तो हम देख सकते हैं प्रोडक्शन, कॉटन का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। कैसे इंक्रीज हुआ? इन्वेंशन ऑफ न्यू टूल्स। ओके, कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ा क्योंकि नए नए मशीनों के आविष्कार से। ओके, नए नए मशीन आए और उससे जो है कॉटन मिल में गति आई, मॉडर्नाइजेशन हुआ। ओके, देख सकते हैं कुछ टूल्स जैसे कि कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग मीन्स बुनाई, एंड रोलिंग मीन्स घूमने का धागा, लपेटने का। तो इस तरह से ये जो है कॉटन मिल के ये टूल्स हैं, जिसके कारण से कॉटन मिल में प्रोडक्शन बढ़ गया, उसकी स्पीड बढ़ गई। ओके, तो यहाँ तक हमने देखा, लेकिन बाद में हमने देखा एक मास्टर चेंज दिखाई दिया, एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दिया। कॉटन फैक्ट्री में क्या था? रिचर्ड आर्कराइट ने कॉटन मिल को क्रिएट किया।
यानी कि अब कॉटन मिल की शुरुआत होने से कॉटन कॉटन में प्रोडक्शन तेजी से बढ़ गया। ओके, तो स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक खत्म होता है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। ओके, यानी कि औद्योगिक बदलाव की की गति या चाल। तो क्या थी? औद्योगिक परिवर्तन जो हो रहा था, जो ग्रोथ हो रहा था, उसमें उसमें क्या गति थी? क्या तेजी से ग्रोथ हो रहा था, विकास हो रहा था, या स्लो? तो अभी हमें पता चलेगा। तो हम देखते हैं कि इस टाइम हमने लगभग देखा कि शुरुआत में कॉटन और वॉज लीडिंग सेक्टर टिल 1840, यानी कि लगभग यहाँ से अगर यहाँ तक देखा जाए तो लगभग 110 साल तक कॉटन इंडस्ट्री लीड कर रही थी। लेकिन इसके बाद हमने देखा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज भी तेजी से ग्रोथ किया। ओके, ग्रोथ किया। इसके ग्रोथ से ओके हमने देखा इस आयरन एंड स्टील से रेलवे में भी गति आई, यानी कि इंग्लैंड के जो कॉलोनी थे, इवन इंडिया में भी रेलवे लाइन बिछाई जाने लगी। ओके, इस कारण से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज तेजी से ग्रोथ किया। ओके, और भी क्या था? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ग्रोथ क्यों किया? क्योंकि यह ब्रिटिश कॉलोनी में इसकी तेज़ी से ज़रूरत थी। किस लिए? शिप बिल्डिंग के लिए, हाउस बिल्डिंग के लिए। ओके, ऑटोमोबाइल यानी कि जो गाड़ियाँ फोर व्हीलर थी, इन सभी के लिए, और छोटे टूल्स, नट बोल्ट, ठीक है, हर चीज़ की ज़रूरत, सरिया, इवन हर चीज़ की ज़रूरत लोहे से होती थी। तो इस तरह से हमने देखा ब्रिटिश कॉलोनी में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज तेज़ी से ग्रो किया। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि कॉटन एंड आयरन स्टील इंडस्ट्रीज ग्रोथ में तेजी से ग्रोथ हो रहा था। अब आते हैं दूसरे, ऑर्डिनरी एंड स्मॉल इनोवेशन। छोटे मोटे और भी विकास हो रहे थे। ओके, दूसरे टूल्स का विकास हो रहा था। उस कारण से हमने देखा फूड प्रोसेसिंग में तेजी आई। जो हम देखते हैं, ब्रेड हो गया, बर्गर हो गए, क्रीम रोल हो गया, वही होता है फूड प्रोसेसिंग। अब उसमें तेजी आ गई। क्यों? क्योंकि जो सिंपल और दूसरे टूल्स का, छोटे टूल्स का इनोवेशन किया गया था। इस कारण से इसमें ग्रोथ आया। बिल्डिंग में, यानी कि हाउस बिल्डिंग में, छोटे बड़े 10 फ्लोर 20 फ्लोर जैसे बिल्डिंग में ग्रोथ आया। तो इस तरह से हमने देखा कि बिल्डिंग, यानी 10 फ्लोर 20 फ्लोर बड़े बड़े बिल्डिंग बनने लगे। ओके, कैसे? जो नए टूल्स का इनोवेशन हुआ, उससे जो है उससे बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में आसानी हुई। ओके, पोट्री यानी कि बर्तन बनाने में अब नए नए छोटे टूल्स का यूज होने लगा था। तो अच्छे किस्म के बर्तन बनने लगे थे। ग्लास वर्क यानी कि जो भी शीशे के सामान है, सजावटी सामान है, उसको अब उसमें अच्छे से काम होने लगे थे। फर्नीचर यानी कि लकड़ी और उससे संबंधित जो वर्क थे, नए इनोवेशन टूल से वो उसमें काफ़ी चेंजिंग आया, काफ़ी तेज़ी से बनने लगा। उसके बाद से हम देखते हैं टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अकर्ड स्लोली। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन तो हुए, लेकिन क्या सडन ही लोगों ने नए टेक्नोलॉजी को देखते ही इनोवेशन हुई, तुरंत उसको खरीद करके और वो अपने फैक्ट्रियों में, अपने छोटे फैक्ट्रियों में, बड़े फैक्ट्रियों में क्या यूज़ करने लगे? तो ऐसा हमने नहीं देखा। यह काम स्लोली हुआ। क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट वर परचेजिंग दीज मशीन स्लोली। क्यों? मशीन वो बड़े धीरे धीरे सोच समझ के खरीद रहे थे। ऐसा क्यों था? तो उसके पीछे रीजन है हाई कॉस्ट। मशीनें जो इनोवेट होकर के आती थी मार्केट में, नई मशीनें आती थी, वो काफ़ी महंगी होती थी, और साथ ही साथ हाई रिपेयर चार्ज या कॉस्ट। ओके, और जो 6 महीने साल में जो भी उसमें रिपेयर कराना होता था, जो भी मशीनें टूटी फूटी हैं उसको चेंज कराना होता था, तो उसकी भी प्राइस काफ़ी, उसके भी चार्ज काफ़ी हाई होते थे। इस कारण से इंडस्ट्रियलिस्ट थोड़े डरते थे
ओके, क्योंकि उनको पूंजी ज़्यादा लगानी पड़ती थी। ऐसे में उन्होंने धीरे धीरे नए मशीनों को लगाना शुरू किया। ओके, तो हम यह कह सकते हैं इंडस्ट्रियल चेंज की जो गति थी वो स्लो ही रही। तो हम यह कह सकते हैं कि 150 साल लग गए। ओके, जब छोटे इंडस्ट्री से बड़े इंडस्ट्रीज की ओर बदलाव दिखाई देता है। चलो।